हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं बता दूं, ये मेरा टॉप 10 का सीरीज है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 ऐसे क्वेश्चन जो बेहद आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो हम चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए उपयोगी है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणिक तेल भंडार कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है, और वेनेजुएला कहाँ है? वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और यहाँ सबसे बड़ा तेल भंडार है। आप कह सकते हैं वेनेजुएला में सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन आप अगर बात ये करेगा कि सबसे ज़्यादा तेल बेचता कौन है, तो वो है सऊदी अरब। और सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में है। ये सबसे ज़्यादा तेल बेचता है, मतलब निर्यात करता है। लेकिन अगर बात करेगा भारत किससे सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, भारत, तो भारत सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है आजकल इराक से। ठीक है, आजकल इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है। देखो, पहले ईरान से खरीदता था, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया कि तेल इतना, मतलब ईरान से जो तेल खरीदेगा उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। तो इस सब के चलते ईरान से भी खरीदता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है? तो इराक से। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? देखो, शीतोष्ण घास का मैदान क्या होता है? ये मान लो अपनी पृथ्वी है और इन पृथ्वी को 3 बराबर रेखाओं में बांटा गया है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। इन 3 रेखाओं में बांटा गया है। तो जो इसके बीच में जो क्षेत्र आते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या? उष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय वो होता है जो इन तीनों रेखाओं के बीच में आता है। मतलब आप कह सकते हो मकर और कर्क के बीच में जो घास का मैदान आता है उसे उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और जो इधर इस एरिया में आते हैं अलग वाले, अब जो यहाँ आते हैं उन्हें शीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो अब देखो, शबाना, शबाना कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है शबाना। और शबाना क्या है? एक शीतोष्ण घास का मैदान है। और बाकी पंपास हुआ, डाउन्स हुआ, बेल्ट हुआ, ये आपका उष्ण कटिबंधीय है। तो अगर पूछे बेल्ट कहाँ है, तो बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, जो एकदम नीचे है। अच्छा, डाउन्स कहाँ है? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कैसा है? ये उष्ण कटिबंधीय है, सॉरी ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, अब फिर पूछेगा पंपास कहाँ है? तो पंपास है अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और यहाँ पे है, तो ये पंपास है। तो ये सारे आपको जानने हैं। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, आप मैप देख लोगे तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये विश्व का मैप है। अब इस पे देखो, ये जो भूमध्य रेखा है वो मैं ये कर देता हूँ, और कर्क रेखा मैं ये कर देता हूँ, और ये मकर रेखा मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, जो अभी आपने पढ़ा कि बेल्ट, बेल्ट कहाँ है? तो यहाँ पे है, यहाँ पे है बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे बेल्ट। तो बेल्ट क्या है? अब इसके अंदर में तो है नहीं, इसके अंदर में तो है नहीं। जब इसके अंदर में होता तो क्या होता? उष्ण कटिबंधीय होता। तो ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब डाउन्स का है? डाउन्स यहाँ है, अब ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स एकदम नीचे है। तो ये क्या है? ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब देखो, पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। और आपको बताया अर्जेंटीना कहाँ है? ये देखो, पंपास घास का मैदान यहाँ है। तो अब ये क्या है? ये भी शीतोष्ण है। अब लेकिन पूछा है अफ्रीका, अफ्रीका, सॉरी पूछा है क्या, अफ्रीका में है, कौन सा एक पूछा है, हमको याद नहीं आ रहा है उसका नाम, देख लेना। जो पूछा है वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है, तो वो क्या है? वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। और बाकी स्टेपी है, तो स्टेपी भी यहाँ है एशिया और यूरोप में। तो वो भी क्या है? वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन में, चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये था सवाना। ठीक है, सवाना था जो वहाँ पे था। फिर अब बात करते हैं धन विधेयक की। कह रहा है धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जा सकता है? देखो, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही भेजा जाता है। धन विधेयक का चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 110 में है।
ठीक है, अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 109 में क्या है, अनुच्छेद 109 में ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में सबसे पहले नहीं भेजा जाएगा। वह सबसे पहले कहाँ भेजा जाएगा, तो लोकसभा में। तो जो धन विधेयक होता है उनका चर्चा अनुच्छेद 110 में है। और अनुच्छेद 109 कहता है कि जो धन विधेयक है वो राज्यसभा में पहले नहीं भेजा जाएगा। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा के बाद वह राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद वह स्वतः विधेयक मान लिया जाता है, पारित माना जाता है। लेकिन साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो लोकसभा का जो अंतिम निर्णय होता है, लोकसभा धन विधेयक का अंतिम निर्णय लोकसभा से होता है। तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे हम चलते हैं। कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। आहूत मतलब किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो देखो राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे जो संयुक्त बैठक है ये अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है। किसमें, अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है लोकसभा और राज्यसभा मतलब संयुक्त बैठक का। और संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है, आहूत करता है राष्ट्रपति। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इनका चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में है। अभी तक धन विधेयक अभी तक जो संयुक्त बैठक है वो 4 बार बुलाया गया है। आपको पुरानी किताबों में शायद 3 बार मिले, मुझे भी 3 बार, अभी एक बार जल्दी में ही बुलाया गया था, तो याद रखना आप 4 बार। अभी तक संयुक्त बैठक कुल मिला के 4 बार बुलाया गया है। और पहली बार जब बुलाया गया था तो दहेज अधिनियम था, उसके लिए बुलाया गया था। तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा भारतीय संसद निम्नलिखित में से कौन शामिल है। भारतीय संसद में देखो, भारतीय संसद में कौन है, ये मान लो संसद है। ठीक है, तो संसद में 3 लोग हैं। एक कौन, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और एक है राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये सब है। अब देखो यहाँ पे संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में है, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में। तो इनका चर्चा है। तो अगर बात करेगा संसद में क्या है, संसद में कौन है, तो एक तो राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंग हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से आपसे ये पूछे कि इनका कार्यकाल क्या होता है, क्या आप इनका कार्यकाल बता सकते हो। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनका अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, इनका कार्यकाल भी याद रखना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। ठीक है, डी वाला आपका आंसर सही है। फिर हम आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है। तो देखो आबादी का घनत्व जो सबसे कम है वो सबसे कम जो है अंडमान निकोबार में। ठीक है, आबादी का घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। हम बात केंद्र शासित प्रदेश की ही कर रहे हैं, हम अभी बात केंद्र शासित प्रदेश की करेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में है, सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली में है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है, तो आबादी भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। ठीक है, या सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। लेकिन सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम तो लक्षद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम लक्षद्वीप है। लेकिन अगर ये पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भी लक्षद्वीप आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज करके एक कर दिया गया है। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान में ये 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और पुदुचेरी ये फ्रांस के अधीन था और 1954 में फ्रांस इसको छोड़ कर गए, तो ये यहाँ पे फ्रांस का अधिकार था। और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली गोवा यहाँ सब पुर्तगालियों का अधिकार था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है और मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट का बोला जाता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा शेर या टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर है कर्नाटक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शेर भारत में पाए जाते हैं। अगर पूछेगा विश्व में सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में। ये आपको याद रखना है।
और उड़ीसा में क्या है, गहिरमठ बीच है एक, गहिरमठ बीच है, ठीक है। और यहाँ पे है चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये सब है यहाँ पे, आपको याद रखना है। कर्नाटक में है एक बेलांडूर झील, बेलांडूर झील, जहाँ आज कुछ दिन पहले यहाँ बार बार इस झील में आग लग जाती थी, इतना प्रदूषण था कि इस यहाँ पे आग लग जाती थी। तो बेलांडूर झील याद रखिएगा आप। आगे चलते हैं। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली किसका उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। देखो एक है, दो है, एक मृत सागर है, ये इजराइल और जॉर्डन के पास है, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के पास है। लेकिन एक है यहाँ पे मृतक घाटी डेथ वैली, ये अमेरिका में है। कहाँ है? ये यूएसए में है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। और देखो अगर पूछेगा जैसे सबसे गहरा स्थान, आपको पता है सबसे गहरा स्थान क्या होता है? तो सबसे गहरा स्थान गर्त होता है, लेकिन समुद्र में। लेकिन अगर पूछेगा लैंड में, जमीन पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मृत सागर, ठीक है। और मृत सागर कहाँ है? एशिया में। लेकिन अगर ये आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका का लैंड पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो मृतक घाटी। तो यहाँ का ये सबसे गहरा स्थान है, और एशिया का या पूरे विश्व का ये मृत सागर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ एक नदी है, पूर्ववर्ती नदी घाटी। पूर्ववर्ती नदी वो इन नदियों को बोलते हैं जो जैसे जो प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व को बनाए रखें, ठीक है। जैसे देखो जो गंगा है, गंगा नदी है, और ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तो क्या ये नदियाँ नहीं थी? ये नदियाँ पहले से ही थी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ये नदियाँ पहले से ही थी। लेकिन क्या हुआ, जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तब भी ये नदियाँ बह रही थी, ठीक है। और ये बहकर अरब सागर में गिर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब हिमालय का निर्माण हुआ तो ये नदियाँ क्या हुई, तब भी निकल रही हैं और अब अपने रास्ता बदल दी, लेकिन आज भी बह रही हैं। तो ऐसी नदियों को जो मतलब मतलब अपने मार्ग से ना विचलित हुई, मतलब अपना अपना अस्तित्व को ना खोई हों, मतलब हिमालय के बाद देखो बहुत बहुत सारी नदियाँ थीं, वो जब हिमालय बना तो वो नदियाँ विलुप्त हो गई। लेकिन आज भी इन नदियों का अस्तित्व अभी भी है। तो वो नदियाँ जो हिमालय के बाद भी अपने अस्तित्व को बचाए रखी हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा सबसे ज़्यादा होता है रूस में, ठीक है। हीरा सबसे ज़्यादा होता है रूस में, और रूस सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। तो अगर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल के देश से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और आपको बता दूं रूस में 11 टाइम जोन है, ठीक है। अपने अपने भारत में कितना? एक 82.5 वाला, ठीक है। 82.5 वाला अपने भारत में एक है, लेकिन रूस में 11 टाइम जोन है। और उसके बाद अमेरिका में 9 टाइम जोन है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? रूस में, ठीक है। और सोना अगर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सोना होता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। सोना दक्षिण अफ्रीका में होता है, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सागर की लवणता सबसे अधिक है। देखो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो तो वान झील टर्की की है। किसकी? वान झील टर्की की। लेकिन वान झील टर्की तो है नहीं, इसकी लवणता 330% है, वो तो ऑप्शन में है नहीं। तो उसके बाद दूसरा कौन है? मृत सागर। मृत सागर ये कहाँ है? ये इजराइल और जॉर्डन के पास है, इजराइल और जॉर्डन के पास है मृत सागर। तो यहाँ यहाँ स्थित है, ठीक है। मृत सागर यहाँ स्थित है, इजराइल और जॉर्डन के पास। तो इसकी लवणता दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर आपको पता है नील नदी यहाँ पे गिरती है, और कुछ ढेर सारी नदी यहाँ पे गिरती है भूमध्य सागर में। लेकिन सबसे बड़ा जो सागर है वो कौन सा है? वो कैस्पियन सागर है। तो अगर पूछेगा सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर आपको बता दूँ, कैस्पियन सागर ये एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप को अलग करती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया लाल सागर किसको अलग करता है, तो लाल सागर अलग करता है एशिया और अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लेकिन अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया कि भूमध्य सागर किसको अलग करता है, तो भूमध्य सागर अलग करता है अफ्रीका और यूरोप, अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको याद रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता, अच्छा वही क्वेश्चन है, 2 बार हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा युग्म है जो अरल सागर किसके किनारे है?
पूछ रहा है अरल सागर किसके किनारे है, तो आपको मैंने बताया है यूके, आप याद कर लो। अरल सागर की जब कभी बात करेगा, यूके मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, तो कौन सा आपका आंसर है ए। तो यूके मतलब उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच है अरल सागर, तो आपका आंसर क्या हुआ ए। ठीक है, आपको मैप में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये है भूमध्य सागर, ठीक है, ये है भूमध्य सागर, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है भूमध्य सागर। ये है लाल सागर और ये है एशिया। तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया को अलग करता है लाल सागर, ठीक है। ये है कैस्पियन सागर। अब कैस्पियन सागर ये है यूरोप और ये है एशिया, तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है कैस्पियन सागर, ठीक है। और क्या था, और अरब सागर था शायद यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे बैकाल झील देख लो, बैकाल झील जो रूस का, ठीक है, ये है बैकाल झील। तो रूस में सबसे गहरा झील है बैकाल झील। और ये है देखो अरल सागर, ये है अरल सागर, ये। तो ये विश्व वाइज मैप नहीं है, नहीं तो इसमें आप दिखाई देता है इसमें, ठीक है। और आपको बता दूं ये जो आप देख रहे हैं आप ये ग्रीन कलर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो इस कलर का है थोड़ा सा रेड करके है ना, वो देख रहे हैं वो है पर्वत। तो अब वहाँ यहाँ यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर्वत है, देखो यहाँ इतना पर्वत है, यहाँ पर्वत है, यहाँ थोड़ा सा पर्वत है, तो ये सब पर्वत है, ठीक है। और पर्वत की ऊंचाई इधर इधर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, तो ये पर्वत है। चलो ठीक है, अब अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।